Hello, everybody. Welcome back to my channel, Literary Academia. Today I am starting a series of literary terms from the book A Glossary of Literary Terms, written by M.H. Abrams and Jeffrey Galt Haffam. I am sure you people are aware of this book and you have this book. तो ये वीडियो प्ले करने से पहले आप इस बुक को अपने पास रख लेंगे क्योंकि हम लाइन बाय लाइन टर्म्स को देखेंगे और आप लोग अपने बुक में मार्क करते जाएंगे। जो टर्म्स आपको नहीं आएंगे उसकी मीनिंग भी वहीं पे लिखते चले जाएंगे। ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज इसका बहुत टफ नहीं कहेंगे लेकिन बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो भी टर्म्स जितना भी मैं पढ़ा सकती हूँ इस बुक से वो एकदम टिप ऑफ द टंग हो जाए, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इतना क्लियर हो जाए कि आप लोग किसी दूसरे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है बायोग्राफी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं M.H. एब्रम्स की बुक से। M.H. एब्रम राइटर हैं, उनकी बुक का नाम है अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ग्रीन कलर की आती है। मैं जिस बुक से पढ़ा रही हूँ वो है 11th एडिशन, सॉरी। अब हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक है। बायोग्राफी क्या है? ओके। तो लेट इन द 17th सेंचुरी के लेट में, यानी कि 1650 के बाद 1670 80 90 के अराउंड। ठीक है। 17th सेंचुरी मतलब 1600 बाद की सेंचुरी, 1600 से 1700 की सेंचुरी। तो लेट इन द 17th सेंचुरी यानी कि ये वही 1680-90 की बात हो रही है। जॉन ड्राइडन, बहुत आप लोग फैमिलियर होंगे इस नाम से। जॉन ड्राइडन ने डिफाइन किया था बायोग्राफी को नीटली, बहुत क्लियरली, एज क्या? द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मेंस लाइफ। कि बायोग्राफी क्या है? बायोग्राफी एक हिस्ट्री है। ठीक है। बायोग्राफी एक हिस्ट्री है किसकी? ऑफ पर्टिकुलर मेंस लाइफ। जो खास व्यक्ति होते हैं, स्पेसिफिक व्यक्ति होते हैं, उनकी लाइफ की हिस्ट्री होती है बायोग्राफी। ठीक है। ये इतना फ्रेज याद रखेंगे। किसने कहा है? जॉन ड्राइडन ने। आपके एग्जाम में बस इतना पूछ देगा। देखिए, बायोग्राफी जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं होता। ये इनकी खास बात ये होती है इन टर्म्स की कि हर एक एग्जाम में आते हैं। आप बिहार में जाइए, आप राजस्थान में जाइए, दिल्ली में जाइए, आप यूपी में दे ही रहे हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और एक फ्रेज ये आ सकता है कि द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मेंस लाइफ इज कॉल्ड। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर। तो अब यहाँ पे आपको ये फ्रेज याद रखना पड़ेगा। ठीक है। जॉन ड्राइडन ने कहा था। द नेम, ये तो जॉन ड्राइडन ने डिफाइन किया था। जॉन ड्राइडन रेस्टोरेशन एज के ड्रामेटिस्ट थे। ठीक है। द नेम, ये जो नेम मतलब कौन? बायोग्राफी। द नेम बायोग्राफी नाउ कोनोट्स। कोनोट्स मतलब होता है कि इसका मतलब इसका जो दूसरा मीनिंग, मेटाफोरिकल मीनिंग, ओके ना। नाउ कनोट्स अ रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर मेंस लाइफ। अब कहने का मतलब हो रहा है कि ये तो ड्राइडन ने अपने टाइम में ये डिफाइन किया था, लेकिन आज के टाइम में अगर हम आज के टाइम में बात करें, नाउ की बात करें, तो ये थोड़ा सा इसका जो मीनिंग है वो ब्रॉड हो गया है। अब ये क्या हो रहा है? फुल अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर पर्सनस लाइफ। किसी पर्टिकुलर पर्सन के फुल अकाउंट, सब कुछ उसके बारे में, सब कुछ, फुल अकाउंट, डिटेल्ड, एवरीथिंग। क्या क्या इन्वॉल्विंग द अटेम्प्ट टू सेट फोर्थ कैरेक्टर, टेम्परामेंट, मिल्यू, एज वेल एज द सब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस। कि क्या कह रहा है कि नाउ, अब, कनोट्स मतलब कि ये थोड़ा सा बढ़ के आगे निकल के थोड़ा ब्रॉड मीनिंग देता है रिलेटिवली इनके कंपैरिजन में। जो ड्राइडन ने बोला था फुल अकाउंट यानी डिटेल्ड अकाउंट, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर मेन पर्सनस लाइफ। एक खास व्यक्ति के जीवन की सभी, सब कुछ, फुल अकाउंट। और उसमें क्या क्या होता है उस फुल अकाउंट में? इन्वॉल्विंग मतलब उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? अटेम्प्ट टू सेट फोर्थ कैरेक्टर। कैरेक्टर सबसे पहले सेट किया जाता है कि जिस इंसान के बारे में हम लिख रहे हैं उसका कैरेक्टर कैसा है, पूरा उसका एक तरह से वो क्या सोचता है, कहाँ जाता है, क्या खाता, वो जो भी एक्शन करता था अपनी लाइफ में या करता है, उसके बेस पे उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कैरेक्टर उसमें क्या मतलब बताया जाता है, सेट किया जाता है कि वो किस कैरेक्टर का इंसान है। टेम्परामेंट, उसका टेम्परामेंट कैसा है लोगों के टूवर्ड्स, फैमिली के टूवर्ड्स, किसी पर्टिकुलर घटना के टूवर्ड्स उस किस विचार का है। एंड मिल्यू, मिल्यू मतलब होता है परिवेश।
तो वो किस परिवेश का था, वो जब जिस टाइम में वो इंसान जिसकी बायोग्राफी लिखी जा रही है, उस अपने टाइम में वो इंसान का सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा था, वो किस तरह के समाज में रह रहा था, उस वक्त की घटनाएं कैसी हो रही थी, वो समाज कितना उसको प्रभावित कर रहा था, ठीक है, मिलियो मतलब परिवेश, समाज, एज वेल एज साथ ही द सब्जेक्ट्स एक्टिविटी। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, अब कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, सब्जेक्ट मतलब वही इंसान जिसकी हिस्ट्री लिखी जा रही, वही तो सब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना। सब्जेक्ट्स एक्टिविटीज, उस इंसान की हरकतें, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस, और उसके अनुभव, ये सब कुछ अब बायोग्राफी में आता है। क्या क्या आता है, उसका कैरेक्टर कैसा है, टेम्परामेंट, परिवेश, सामाजिक माहौल, और सब्जेक्ट्स एक्टिविटीज, उसकी एक्टिविटीज, वो क्या क्या करता था, और उसके एक्सपीरियंसेस क्या क्या हैं। अब जाके ये बायोग्राफी का मतलब हुआ है, मतलब आज के टाइम में बायोग्राफी का मतलब थोड़ा बड़ा हो गया है। बोथ द एंशियंट ग्रीक्स एंड रोमन्स, चाहे हम ग्रीक्स, पुराने ग्रीक्स की राइटर्स की बात करें या रोमन्स की बात करें, उन लोगों ने प्रोड्यूस किया था क्या, शॉर्ट, छोटी, फॉर्मल लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए अब यहाँ पे बता रहा है कि बायोग्राफी कहाँ से स्टार्ट हुई लिखनी, ठीक है, कब से लिखी जा रही बायोग्राफी, पहले इसका रूप क्या था। तो जो सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो इनकी सभ्यता ग्रीक और रोमन से ही स्टार्ट होती है, तो हर एक चीज़ की बिगिनिंग ट्रेस होती है ग्रीक से, रोमन से। तो ग्रीक और रोमन मतलब कि ग्रीक्स यहाँ का मतलब है ग्रीक के रहने वाले लोग, और रोमन्स मतलब रोम में रहने वाले लोग, ठीक है। तो जो ये ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, उन्होंने लिखी थी, प्रोड्यूस की थी छोटी फॉर्मल बायोग्राफीज ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब लोगों, अलग अलग लोगों की छोटी फॉर्मल लाइफ्स लिखते थे लोग। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ किसी लीडर के बारे में, किसी एक्टर के बारे में, या किसी सोशल वर्कर के बारे में छोटी छोटी बायोग्राफीज लिखी जाए। आज तो, अब तो हम लोगों के यहाँ अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि बायोग्राफी क्या होती है। पहले ये जॉनरा इस्टेब्लिश नहीं था, लेकिन अब इसको अपने टर्म में समझाया जा रहा है कि छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल लोगों के बारे में जो चीज़ें लिखी जाती थी वो बायोग्राफी का रूप पकड़ ली। द मोस्ट फेम्ड सर्वाइविंग एग्जाम्पल इज, अगर हम सबसे अच्छा सर्वाइविंग एग्जाम्पल देखें बायोग्राफी का, सर्वाइविंग मतलब बहुत कुछ लिखा गया होगा, लेकिन सर्वाइव क्या कर पाया, कौन बच पाया, मतलब कौन सी बुक जिंदा रह पाई समय के साथ, तो वो क्या थी, पैरेलल लाइव्स, ये बुक का नाम है। पैरेलल लाइव्स, देखिए लाइव्स है, लाइव्स, ठीक है ना, बहुत सारी लाइव्स। तो पैरेलल लाइव्स एक बुक थी जो कि कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज होगी ऑफ ग्रीक। तो ये ग्रीक एंड रोमन नोटेबल्स बाय द ग्रीक राइटर्स प्लूटार्क। ग्रीक राइटर थे प्लूटार्क। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि प्लूटार्क कहाँ के थे, ग्रीक के थे, और इन्होंने लिखा था पैरेलल लाइव्स, और उस पैरेलल लाइव्स में रोमन्स भी थे और ग्रीक राइटर्स भी थे, मतलब लोग थे ग्रीक और रोमन्स के जो नोटेबल्स, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट लोग, नोटेबल्स मतलब जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उनके बारे में प्लूटार्क ने लिखी थी पैरेलल लाइव्स में। कब लिखी थी, AD 46 to 120, ये टाइम पीरियड था, तब इन्होंने लिखी थी। इन द ट्रांसलेशन बाय सर थॉमस नॉर्थ इन 1579, इसका जो पैरेलल लाइव्स अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, पैरेलल लाइव्स, उसको ट्रांसलेट किया था किसने, सर थॉमस नॉर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भले ये नहीं पूछेगा कि पैरेलल लाइफ्स किसने लिखा, लेकिन प्लूटार्क्स लाइफ किसने लिखा ये जरूर पूछेगा। तो सर थॉमस नॉर्थ ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था पैरेलल लाइफ्स को 1579 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और इन्होंने ट्रांसलेट करके उस बुक का नाम क्या लिखा, प्लूटार्क्स, ऐसे मान लीजिए प्लूटार्क्स है, एस लगा देंगे, प्लूटार्क्स लाइव्स, ठीक है, ऐसे टाइटल दिया था इन्होंने, सर थॉमस नॉर्थ। इट वॉज द सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। ये जो बुक थी इंग्लिश वाली, इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली, जो प्लूटार्क्स लाइफ जिसको सर थॉमस नॉर्थ ने लिख रहे हैं, ये बुक क्या थी, सोर्स थी। प्लूटार्क की पैरेलल लाइफ्स नहीं थी। जब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई तो तब शेक्सपियर ने उसको पढ़ा और इसको सोर्स बनाए अपने प्लेस के लिए, जो कि रोमन सब्जेक्ट्स पे थे। क्यों, क्योंकि प्लूटार्क्स जो पैरेलल लाइफ्स लिखा था प्लूटार्क ने, उसमें ग्रीक और रोम के लोग थे जो नोटेबल्स थे, और इनको रोम और इनके जो प्लेस जो रोमन सब्जेक्ट्स पे थे, तो वहां से सोर्स ले रहे हैं शेक्सपियर, ठीक है।
मिडीवल ऑथर, जो मिडिल एज के जो ऑथर्स थे, रोट जनरलाइज्ड क्रॉनिकल्स ऑफ द डीड्स ऑफ किंग्स। जो मिडिवल ऑथर्स थे उन्होंने जनरलाइज्ड क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स मतलब हिस्ट्री के साथ एक मतलब हिस्टोरिकल अकाउंट, क्रॉनिकल्स मतलब होता है, तो जनरलाइज्ड, ठीक है, ऑफ द डीड्स ऑफ किंग, जो राजा रहता था उसके डीड्स, यानी कि जो उसका काम होता था कि अगर कोई लड़ाई जीत के आया, किसी किसी दूसरे आइलैंड पे कॉन्कर कर लिया, है ना, कब्जा कर लिया, तो इन जो भी राजा के काम होते थे, उसके अचीवमेंट होते थे, उसको लिखा जाता था। कहीं ना कहीं वो भी एक बायोग्राफी का पार्ट ही है। एज वेल एज हेजियोग्राफीज। और कौन थे जो मेडिवल ऑथर्स में क्या क्या लिखते थे? जनरलाइज्ड क्रॉनिकल्स ऑफ डेट्स ऑफ किंग, साथ ही साथ हेजियोग्राफीज लिखते थे। अब देखिए, अब ये जब ये कोलन आता है, आप लोग पंक्चुएशन का ये पॉइंट है कि जब कोलन आता है उसके बाद जिसके भी सामने कोलन आता है, जैसे हेजियोग्राफीज के सामने कोलन है, इसका मतलब कि कोलन का मतलब होता है कि जिसके सामने लगा है उसको एक्सप्लेन करता है। अब हेजियोग्राफी को यहाँ पे आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये जब समझ जाएंगे आप, तो पूरा लिटरेरी टर्म्स जो एम एच एब्रम का है इसी तरह भरा पड़ा है, आपको समझने में आसानी होगी कि अगर कोलन दिया है इट मीन्स कि अब आगे कुछ व्याख्या हो रही है, किसकी? हेजियोग्राफीज की। अब दूसरा टर्म, बायोग्राफी हमने देख ली, अब ये हेजियोग्राफी पे आ गया बात। हेजियोग्राफीज क्या होती हैं? आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। द स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, यही एक लाइन आपको याद करना है, ठीक है। स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स। अब ये थोड़ा सा रिलीजियस हो गया कि जो क्रिश्चियन मैथोलॉजी में, क्रिश्चियन रिलीजन में जो सेंट्स होते थे, हमारे यहाँ भी सेंट्स होते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन में भी सेंट्स थे, उनकी लाइफ को थोड़ा सा स्टाइलाइज मतलब बढ़ा चढ़ा के, कि उन्होंने भगवान को देख लिया तो उन्होंने कौन सा चमत्कार कर दिया, इस तरह की चीज़ें स्टाइलाइज्ड। तो थोड़ा सेंट लोगों में थोड़ा हम मतलब लोग बढ़ा चढ़ा देते हैं कि उन्होंने इसको मार दिया, उसको मार दिया, ये देख लिया, लाइक दैट। तो आपको बस इतना ही याद करना है कि हेजियोग्राफी क्या होता है? द स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, ऑफन बेस्ड। तो ये किस पे बेस्ड होता है ये स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट? ऑफन बेस्ड, जो अक्सर बेस्ड होता है, मोर अधिकतर, ऑन पायस लेजेंड्स, जो पवित्र कहानियां होती हैं, किसकी? ये साधुओं की, सेंट्स की, रादर सॉरी देन अ फैक्ट। तो फैक्ट पे बेस्ड नहीं होती, उनकी पायस जो कहानियां हैं उनकी लाइफ की, जो मैं बता रही थी कि उन्होंने एक रात जा रहे थे, भगवान को देख लिया और उन्होंने भगवान को बोला कि ठीक है बाय, लाइक दैट, मतलब इस तरह का कुछ। तो मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियां जो आपको भरोसा ना हो, है ना, तो वो उस तरह की कहानियां ज़्यादा होती थी, ना कि फैक्ट्स होते थे। इन इंग्लैंड में द फेयरली डिटेल्ड सेक्युलर बायोग्राफी। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हेजियोग्राफीज है ये सेक्युलर नहीं है, ये रिलीजियस है, लेकिन अब कह रहा है कि इंग्लैंड में अगर आप देखें कि फेयरली मतलब पूर्ण रूप से, यहाँ पे इन फेयरली डिस्टिंग्विश्ड होगा, यहाँ पे डिस होगा, डिस्टिंग्विश्ड, सॉरी ऊपर है ना, फेयरली डिटेल्ड सेक्युलर बायोग्राफी, ठीक है। अगर हम देखें कि डिटेल्ड अगर कोई सेक्युलर बायोग्राफी, यानी सेक्युलर मतलब रिलीजियस नहीं हो, सेक्युलर बायोग्राफी कोई लिखी गई है, अपीयर्ड इन द 17th सेंचुरी। तो अगर कोई देखा जाए कि फुल अकाउंट की मतलब पूरी डिटेल्ड में बड़ी सी कोई बायोग्राफी लिखी गई है, सेक्युलर बायोग्राफी नॉट रिलीजियस बायोग्राफी, तो वो 17th सेंचुरी में लिखी गई है। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मतलब सबसे डिफरेंट इंस्टेंस, एग्जाम्पल है, कौन सा है? इज़ाक वॉल्टन, बहुत फेमस नाम है, आप इसको एकदम रटे रहेंगे। इज़ाक वॉल्टन्स, उन्होंने लिखा था एक बुक लाइव्स, सिर्फ इसका नाम है लाइव्स। आप ध्यान देंगे सब मिलता जुलता नाम है। इज़ाक वॉल्टन की बुक का नाम है लाइव्स, और प्लूटार्क की बुक का नाम था पैरेलल लाइव्स, इंक्लूडिंग शॉर्ट बायोग्राफीज। अब ये लाइव्स में क्या है, देखिए ब्रैकेट में दिया है, इंक्लूड करता है लाइव्स क्या? शॉर्ट बायोग्राफीज, छोटी छोटी बायोग्राफीज ऑफ द पोएट्स, कुछ पोएट्स जैसे कि जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट। पूछेगा आपके एग्जाम में कि जॉन डन की बायोग्राफी किसने लिखी, तो आप क्या बताएंगे? आप लगाएंगे इज़ाक वॉल्टन। इज़ाक वॉल्टन ने जो लाइव्स लिखी है
उसी में दे रहा है कि जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट की बायोग्राफी है, बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन स्पेशली यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जॉन डन तो कितनी बार पूछा गया है कि किसने लिखा है, इजाक वॉल्टन। अगर बोल दिया कि लाइफ्स नाम का की जो कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज है किसने लिखा है, तो इजाक वॉल्टन, ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट की बायोग्राफी किसने लिखी है, तो वो भी इजाक वॉल्टन, ठीक। अब ये ब्रैकेट बंद हो गया, फिर ये ऊपर वाला सेंटेंस कनेक्ट करेगा, इजाक वॉल्टन्स लाइफ रिटन बिटवीन, कब लिखी गई है लाइफ, 1640 एंड 1678, ठीक है, ये इस टाइम पीरियड में लिखी गई है लाइफ्स, जिसका राइटर है इजाक वॉल्टन। ये तो 17th सेंचुरी की भी बात हो रही थी। नाउ कम टू 18th सेंचुरी। द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड में हम 18th सेंचुरी की बात करें, इज द एज ऑफ इमर्जेंस। इस एज में हम इमर्जेंस देखते हैं, यानी कि आगमन होता है ऑफ द फुल स्केल बायोग्राफी, मतलब फुल स्केल मतलब पूरी 300-400 400 पेज की बायोग्राफीज, एंड ऑल्सो ऑफ थियरी ऑफ बायोग्राफी। 18th सेंचुरी में बायोग्राफी तो हम देखते ही हैं डिटेल्ड, बट थियरी ऑफ बायोग्राफी, बायोग्राफी कैसी लिखी जानी चाहिए, बायोग्राफी कैसी होनी चाहिए, उसकी थियरी एज अ स्पेशल लिटरेरी जॉनरा। अब देखिए, जो थियरी ऑफ बायोग्राफी है, ये एक अलग से, जो बायोग्राफी ना, ये लिटरेरी जॉनरा के रूप में इस्टेब्लिश हुई, इसके पहले वो जॉनरा के रूप में नहीं थी, ठीक है। जैसे कि लिटरेचर में जॉनरा होता है, पोइट्री, ड्रामा, है ना, नॉवेल्स, वैसे ही बायोग्राफी भी एक जॉनरा के रूप में इस्टेब्लिश हुई। इट वॉज द सेंचुरी ऑफ सैमुअल जॉनसन्स लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, पूछेगा ही पूछेगा। एम.एच. एब्रम्स की एक खास बात है, उसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ये 18th सेंचुरी का था, इट वॉज द सेंचुरी ऑफ, ये ऐसी सेंचुरी थी, किसकी सेंचुरी, सैमुअल जॉनसन, ठीक है। इनकी एक बुक आई थी लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स, और इसका टाइम पीरियड पूछता है अलग से, बुक का नाम दे देगा लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट, कब लिखी गई थी, 1779 टू 1789, ठीक है, सॉरी 1779 टू 1781, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड है लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स का, रिटन बाय सैमुअल जॉनसन, एंड ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ ऑल इंग्लिश बायोग्राफीज। और अगर देखा जाए कि सभी इंग्लिश बायोग्राफीज में से सबसे बेस्ट कौन सी है, तो जेम्स बॉसवेल्स लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन 1791। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, सैमुअल जॉनसन ने लिखा लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट 1779 टू 1781। इन्हीं के फ्रेंड थे, ठीक है, जेम्स बॉसवेल। इन्होंने सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी लिखी, ठीक है। सैमुअल जॉनसन ने बहुत सारे लोगों की लाइफ के बारे की बायोग्राफी लिखी, और जेम्स बॉसवेल ने सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी लिखी, उसका टाइटल दिया लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन 1791। पिछली बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें सैमुअल जॉनसन को ना पूछ के पूछा था कि जेम्स बॉसवेल की जो बुक थी लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, उसका पब्लिकेशन डेट क्या है। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कितना इंपॉर्टेंट है हर एक लाइन एम.एच. एब्रम्स का। इन आवर ओन टाइम, हमारे अपने समय में, बायोग्राफीज ऑफ नोटेबल वुमेन, अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की जो बायोग्राफीज थी, एंड मेन, और मतलब मेल की, हैव बिकम, हो चुकी है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म्स। लिटरेरी फॉर्म्स में सबसे पॉपुलर है ये, है ना, बायोग्राफीज। यहाँ तक कि बायोग्राफीज पर रिसर्च होते हैं, तो आप लोग सोचिए कि जॉनरा कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड यूजुअली देयर इज एट लीस्ट वन बायोग्राफिकल टाइटल हाई ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट। और ये भी कह रहा है कि इतना फेमस हो गया ये जॉनरा बायोग्राफीज कि जितने भी बेस्ट सेलर बुक्स होती हैं उसमें एक बायोग्राफिकल टाइटल जरूर होता है, यानी कि एक बायोग्राफी उसमें जरूर होती है। आप लोग भी देखिए मूवीज कितनी बायोग्राफीज पे बन रही हैं, है ना। तो हमने क्या देखा, हमने बायोग्राफी देखा, हमने हेजियोग्राफीज देखा, और हमने सेक्युलर बायोग्राफीज भी देख ली। अब हम आते हैं ऑटोबायोग्राफी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, इज अ बायोग्राफी रिटन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने क्या किया, सब्जेक्ट मतलब कोई व्यक्ति, अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। बायोग्राफी क्या है, सॉरी ऑटोबायोग्राफी क्या है, एक बायोग्राफी है। अब यहीं पे अब आप सोचेंगे कि क्या है ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी कैसे है। बायोग्राफी में हमने पढ़ा था कि पर्टिकुलर मेंस लाइफ
हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मीन्स लाइफ, तो ये भी तो हिस्ट्री है। ऑटोबायोग्राफी भी हिस्ट्री है। लिख कौन रहा है वो डिसाइड करता है कि बायोग्राफी होगी कि ऑटोबायोग्राफी होगी। अगर जिसकी हिस्ट्री है वो खुद लिख रहा है तो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी, किसी जिसकी हिस्ट्री है दूसरा इंसान लिख रहा है तो बायोग्राफी हो जाएगी। बस इतना ही डिफरेंस है ना। तो ऑटोबायोग्राफी जो कि एक बायोग्राफी है, सही बात है, रिटन बाय जिसको लिखता है, सब्जेक्ट वही व्यक्ति, अबाउट हिमसेल्फ खुद के बारे में, यही इम्पोर्टेंट है, हिमसेल्फ इम्पोर्टेंट है या हर सेल्फ, अगर वो फीमेल है तो हर सेल्फ हो जाएगा। यानी कि अगर सब्जेक्ट जो इंसान है, जो सब्जेक्ट है वो खुद लिख रहा है या वो खुद लिख रही है तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। कोई दूसरा लिखेगा तो बायोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, तो अब बायोग्राफी रिटन बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ। इट इज टू बी डिस्टिंग्विश, इसे अलग रखना होता है, फ्रॉम द मेमोयर। ऑटोबायोग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोयर। ये एक आपको हमको तीसरा चौथा टर्म मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेमोयर पूछता है कि ऑटोबायोग्राफी से मेमोयर कितना अलग होता है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी भी खुद अगर मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगी तो मैं खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगी और मेमोयर भी मैं खुद ही लिखूंगी, लेकिन अंतर क्या है। तो अब यहाँ पे मेमोयर को बता रहा है कि मेमोयर इन विच, जिसमें द इम्फेसिस यानी कि जोर किस पे होता है, इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ, कि जो ऑथर की जो डेवलपिंग सेल्फ है वो कैसे कैसे डेवलप कर रहा है अपनी लाइफ में, इसके बारे में नहीं होता है। बट लेकिन बजाय किस चीज़ पे होता है, ऑन द पीपल एंड इवेंट्स, लोगों पर और घटनाओं पर, दैट जो द ऑथर हैज़ नोन और विटनेस, जिसको ऑथर जानता है या तो उनको कभी देखा है। एंड ऑल्सो, हाँ तो अभी इधर डायरी पे नहीं आएंगे, अभी हम इसको डिफाइन करेंगे। तो मेमोयर क्या है, इसमें इन्फेसिस किस चीज़ पे नहीं होता है, ऑथर के डेवलपिंग सेल्फ पे नहीं होता है। ऑथर के डेवलपिंग सेल्फ पे इम्फेसिस किस में होता है, ऑटोबायोग्राफी पे। जैसे जैसे ऑथर किस तरीके से डेवलप कर रहा है मेंटली, फिजिकली, बचपन से लेके अडल्ट तक, फिर ओल्ड एज तक कैसे डेवलप किया, वो ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है। लेकिन मेमोयर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, उसकी ऑटोबायोग्राफी के छोटा पार्ट को मेमोयर कहेंगे, शॉर्ट पीरियड, जिसमें इन विच emphasis is not on the author's developing self but on the people, लोगों पे और इवेंट्स पे, घटनाओं पे, जिसको ऑथर या तो जानता होता है या तो उसको देखा होता है। मान लीजिए कि अगर मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रही हूँ तो मेरे बचपन से लेके मेरे अडल्टहुड तक और फिर ओल्ड एज तक मैंने कैसे डेवलप किया, क्या क्या पढ़ाई किया, कहाँ गई, मेरी लाइफ में और क्या क्या हुआ, ये सब मेरे ऑटोबायोग्राफी के पार्ट हुए। लेकिन अगर मैंने सपोज कि मैंने कोरोना देखा है तो ये एक पर्टिकुलर क्या है, इवेंट है ना, एक इवेंट है कि मैंने कोरोना देखा। या मैं मान लीजिए कि मुझे कोई अवार्ड मिला प्राइम मिनिस्टर से तो, या प्रेसिडेंट से, ठीक है, तो उनसे अगर मुझे अवार्ड मिल रहा है तो वो जो खास लोगों से मैं मिल रही हूँ, अगर मैं उसके बारे में लिख रही हूँ, कुछ खास लोगों के बारे में या कुछ खास घटनाओं के बारे में मैं सिर्फ लिख रही हूँ तो मेमोयर हो जाएगा। ठीक है, मैं फुल अकाउंट लिखूंगी अपने बारे में तो वो ऑटोबायोग्राफी होगा। डिफरेंस बहुत क्लियरली समझेंगे। एंड फिर कह रहा है कि ऑटोबायोग्राफी मेमोयर से कहा डिस्टिंग्विश करिए, उसको अलग करिए, क्योंकि मेमोयर सिर्फ पीपल और इवेंट की बात करता है। और ऑटोबायोग्राफी को ऑल्सो डिफरेंट करिए फ्रॉम द प्राइवेट डायरी एंड जर्नल। ऊपर की लाइन कनेक्ट करेगी यहाँ पे कि ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्राइवेट डायरी एंड जर्नल। प्राइवेट डायरी और जर्नल से भी ऑटोबायोग्राफी अलग होती है, क्योंकि डायरी और जर्नल भी सब्जेक्ट के द्वारा खुद लिखी जाती है। अभी फिर बता रहा है कि डायरी और जर्नल क्या होती है, विच इज होती है। अब इसको डायरी और जर्नल को डिफाइन करा है, विच इज अ डे टू डे रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स इन वंस लाइफ। किसी एक व्यक्ति के लाइफ के, वंस लाइफ मतलब किसी एक व्यक्ति के लाइफ के जो डे टू डे रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, किस चीज़ के, इवेंट्स के, जो भी उसके लाइफ में प्रत्येक दिन जो घटनाएं घटती हैं डेली, डे टू डे, इस पे इम्फेसिस करना है। डे टू डे डायरी और जर्नल डेली लिखे जाते हैं। ठीक है, डे टू डे रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स इन वंस लाइफ। आप डेली लिख रहे हैं कि आज सुबह से मेरे साथ ये हुआ, मैंने क्लास में ये पढ़ाया, बच्चों ने ये क्वेश्चन किया, इस तरह की घटनाएं, किसी को चोट लग गई, किसी से मैं मिलने गया, लाइक दैट। तो ये क्या वो हो जाएगा डायरी एंड जर्नल।
रिटन फॉर पर्सनल यूज एंड सेटिस्फैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि जो डायरी होता है और जो जर्नल होता है वो खुद के लिए लिखा जाता है, पर्सनल यूज के लिए और सेटिस्फैक्शन के लिए। किसी को हैबिट होती है कि वो डेली अपना उसका दिन कैसा रहा वो लिखता है, वही होता है डायरी, वही होता है जर्नल। विद द लिटिल और नो थॉट ऑफ पब्लिकेशन, या तो बहुत थोड़ा, ना के बराबर, और लिटिल होता तो थोड़ा, लिटिल है यानी ना के बराबर, और नो थॉट या कोई भी विचार उसके पास नहीं होता है कि उसको पब्लिश कराएगा, है ना। डायरी और जर्नल पब्लिश कराने के लिए नहीं होते, वो बहुत प्राइवेट होते हैं, दिया है ना यहाँ पे प्राइवेट, बहुत प्राइवेट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द लेटर टाइप, ये जो लेटर मतलब देखिए LATTER है, लेटर मतलब होता है बाद का। अगर एक ये है, सॉरी, अगर ये है और ये है 1 and 2, 1 and 2, तो ये इसको बोलेंगे फॉर्मर और इसको बोलेंगे लेटर, मतलब बाद का, ये बाद का। वहीं पे अगर ये वाला लेटर होता तो ये समय के सेंस में यूज होता है कि बाद में, लेटर, लेटर, लेटर ऑन, बाद में। और लेटर मतलब दो चीज है तो बाद वाला, है ना, बाद वाला। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ऑफ द लेटर टाइप, जो बाद वाले का जो टाइप है, ये जो जर्नल है वो आर द टाइप ऑफ 17th सेंचुरी डायरीज ऑफ। तो अगर हम देख रहे हैं तो 17th सेंचुरी में एक बहुत मशहूर डायरी आती है, किसकी, सैमुअल पेपिस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। यही दो लोग हैं ही, उसमें से भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है डायरी और जर्नल में, सैमुअल पेपिस ही फेमस है, एंड जॉन एवलिन, देखिए दो लोग आ गए, तो जॉन एवलिन एंड सैमुअल पेपिस, यही दो का नाम ही आता है, ठीक ना, मुख्य रूप से। द 18th सेंचुरी जर्नल्स ऑफ, और 17th सेंचुरी में पेपिस, सैमुअल पेपिस एंड जॉन एवलिन डायरी और जर्नल लिख रहे हैं। और 18th सेंचुरी में अगर देखें तो किसके जर्नल्स आते हैं, जेम्स बॉसवेल एंड फैनी बर्ने। 18th सेंचुरी में जेम्स बॉसवेल आते हैं, फैनी बर्ने आते हैं, ठीक है। एंड डोरोथी वर्ड्सवर्थ, और डोरोथी वर्ड्सवर्थ का एक रिमार्केबल वर्क, उनका एक जर्नल था, उसका नाम ही था जर्नल्स। डोरोथी वर्ड्सवर्थ, कौन थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, आई होप आप लोगों को पता होगा। कब लिखती हैं, 1798 to 1828, बड़ा जाना माना नाम है, मतलब ईयर है 1798, बट नॉट पब्लिश्ड अंटिल, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुए थे अंटिल लॉन्ग आफ्टर हर डेथ। जो डोरोथी वर्ड्सवर्थ का जो जर्नल था, जर्नल्स उसका नाम ही था, देखिए जब इटैलिक में लिखा जाता है ऐसे थोड़ा टेढ़ा इटैलिक, इसका मतलब वो बुक का नाम होता है। कहीं भी अगर कुछ इटैलिक में दिखे तो आप ध्यान देंगे कि वो जरूर बुक का नाम होगा। तो जर्नल्स ये कब तक नहीं पब्लिश हुए थे, उनके डेथ के बहुत टाइम बाद तक पब्लिश नहीं हुए थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी, सबसे जो पहली फुली डेवलप्ड मतलब क्या बोलेंगे इसको, कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी, इज ऑल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। तो पहली कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी और इन्फ्लुएंशियल भी जो हो वो थी कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टीन, पहली ऑटोबायोग्राफी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दिया करूंगी, ठीक है। रिटन इन द 4th सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टीन कब लिखी गई है, 4th सेंचुरी में, इंपॉर्टेंट है ये। द डिजाइन ऑफ, देखिए कन्फेशंस बुक का नाम है, इटैलिक है, और राइटर कौन है, सेंट ऑगस्टीन। तो कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टीन, राइटर हैं सेंट ऑगस्टीन, ये सबसे पहले सेंट थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को ये रोम से लेके आए थे इंग्लैंड में, और इन्हीं को माना जाता है कि इन्हीं के माध्यम से क्रिश्चियनिटी पूरे एशिया में और बाकी जगहों पे स्प्रेड हुई। तो इनके बुक का नाम, ऑटोबायोग्राफी का नाम है कन्फेशंस, ये बुक का नाम है, इटैलिक में है, और कब आ रही है, 4th सेंचुरी में। द डिजाइन ऑफ दिस प्रोफाउंड एंड सटल स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, ये क्या हो गई, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि ये सेंट थे। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी सेंटर्स, क्या फोकस क्या होता है इसमें, सेंटर्स ऑन व्हाट बिकेम द क्रूशियल एक्सपीरियंस। तो ये जिस चीज़ पे सेंटर है, जिस चीज़ का मुख्य बिंदु है, क्रूशियल एक्सपीरियंस हो जाता है, इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है इन द क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए कॉलन है, कॉलन मतलब आगे व्याख्या है इसकी। द ऑथर्स एंग्विस्ड मेंटल क्राइसिस, जो ऑथर होता है उसका एंग्विस्ड मतलब पेनफुल, मेंटल क्राइसिस, आप दिमागी तौर पे डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, एंग्विश एक अलग तरह का गुस्सा होता है, मेंटल एंगर एक होता है जो आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं, एंड अ रिकवरी, और मतलब बीमारी भी है उसकी रिकवरी भी है,
and conversion in which he discovers his Christian identity and religious vocation. तो इसमें ये दिखाता है कि जो सेंट ऑगस्टीन थे किस तरह से मेंटल क्राइसिस से गुजर रहे थे, उनकी रिकवरी होती है, फिर वो कन्वर्ट होते हैं, इन विच जिसमें ही डिस्कवर्स हिज क्रिश्चियन आइडेंटिटी, यानी कि वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, एंड रिलीजियस वोकेशन, रिलीजियस एक तरह से उनको इंस्पिरेशन लेते हैं वो, ठीक है। तो बेसिकली ये समझने के लिए थे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टीन 4th सेंचुरी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, ये पॉइंट्स तो रट लेना है। मिशेल डी मोंटेक्स, ठीक है, एसेज ये लिखते हैं, इनके वर्क का नाम है एसेज। मिशेल पढ़ सकते हैं, माइकल पढ़ सकते हैं, डी मोंटे, ठीक है, जी साइलेंट रहता है, मोन्टेन पढ़ते हैं, जी इज साइलेंट, मोन्टेन। इनका एक वर्क आता है एसेज, वर्क का नाम है, इटैलिक है, देखिए, पब्लिश्ड इन 1580। ये कब पब्लिश होता है? 1580 में। 1580 को कौन सा सेंचुरी बोलेंगे आप कमेंट करके बताएंगे। एंड इन लेटर एक्सपेंशन, अब यहाँ पे लेटर आया यानी कि समय के सेंस में आया कि बाद के जो एक्सपेंशन था इसका, यानी कि इसका विस्तृत रूप जो आया, कॉन्स्टिट्यूट इसमें कंटेन करता है, शामिल है, इन देयर सम द फर्स्ट ग्रेट इंस्टांस ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल सेल्फ रिवोल्यूशन दैट इज प्रेजेंटेड फॉर इट्स इनहेरेंट इंटरेस्ट रादर देन फॉर रिलीजियस और डिडैक्टिक पर्पस। कुल मिला के जो इनके जो एसेस थे वो क्या थे, पब्लिश 1580 में पब्लिश हो रहे हैं, और बाद में अगर हम देखें तो ये टोटल क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फर्स्ट ग्रेट इंस्टेंस, ये एसेस क्या हैं, पहले बड़े इन्फ्लुएंशियल एग्जाम्पल हैं ऑटोबायोग्राफिकल सेल्फ रिवोल्यूशन, कि अपने बारे में रिवील किया जा रहा है, ऑटोबायोग्राफीज हैं ये जो कि रिवील कर रहे हैं अपने बारे में, दैट इज प्रेजेंटेड, जो प्रेजेंट किया गया है, फॉर इट्स इनहेरेंट इंटरेस्ट, इसके अंदर जो इंटरेस्ट, इनहेरेंट मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट है, इंटरेस्ट, रादर देन फॉर रिलीजियस और डिडक्टिक पर्पस। अभी हमने ऊपर पढ़ा रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, लेकिन जो एसेज है ये स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये इसलिए इसको पढ़ा जा रहा है, इसलिए नहीं एसेज जो थे ये मतलब कि पढ़े गए क्योंकि ये रिलीजियस थे, डायडेक्टिक मतलब होता है, डायडेक्टिक पर्पस मतलब जो ज्ञान देने वाली चीज़ें होती हैं, जो टीच करती हैं, तो एसेज इसलिए जो मॉन्टेन के जो एसेज थे इसलिए नहीं पढ़े गए क्योंकि ये रिलीजियस थे या डायडेक्टिक थे, कुछ प्रीच कर रहे थे। इनहेरेंट इंटरेस्ट, ये एसेज इतने अच्छे थे, ब्यूटीफुल थे कि पढ़ के ही मज़ा आता था, पढ़ के अच्छा लगता था, इसलिए पढ़े गए, ठीक है। Among later distinguished achievement in secular autobiographies, तो ये क्या हुआ, मोन्टेन का सेक्युलर ऑटोबायोग्राफी हुई, रिलीजियस नहीं थी। तो ये कह रहा है कि बाद के जो डिस्टिंग्विश्ड, जो बहुत समय बाद जो डिस्टिंग्विश्ड मतलब इम्पॉर्टेंट डिफरेंट अचीवमेंट्स जो आए सेक्युलर ऑटोबायोग्राफीज में, तो उसका एग्जाम्पल है रूसो का कन्फेशंस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जो पीजीटी के बच्चे हैं वो उनको ख्याल होगा कि जो मुल्कराज आनंद थे, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने रूसो के इसी कन्फेशंस, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है रूसो की कन्फेशंस, उन्होंने मुल्कराज आनंद को गिफ्ट किया था पढ़ने के लिए, और इसी को पढ़ने के बाद उन्होंने फिर अपनी एक बुक लिखी थी बहुत बड़ी, रूसो की बुक है, ऑटोबायोग्राफी है कन्फेशंस। ये सेक्युलर है, रिलीजियस नहीं है। कब लिखे? 1764 टू 1770। गटे का वर्क है, ये जर्मन राइटर है। डिक्टंग एंड वाहरिट, पोइट्री एंड ट्रूथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ये जर्मन नाम दे देगा, डिक्टंग एंड वाहरिट, इसका ट्रांसलेशन बताइए। पोइट्री एंड ट्रूथ किसने लिखा? गटे ने लिखा, और ये कब लिख रहे हैं? 1810 टू 1831। द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, हेनरी एडम्स, सीनो कैसी, लिलियन हेलमन एंड गर्टूड स्टेन से आप परिचित होंगे। लॉस्ट जनरेशन, द सन ऑल्सो राइजेस, तो ये पब्लिश होती है गर्टूड स्टेन की 1933 अंडर द टाइटल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एलिस बी टोक्लास एंड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स। इधर याद नहीं करने हैं, ये एम एच एब्रम्स में दिया है तो हम बस एक बार पढ़ लेंगे।
जो याद करने थे मैंने ऊपर बता दिया आपको, ठीक है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स, अगर आप नेट वेट के एग्जाम में बैठते हैं, नेट जेआरएफ के एग्जाम में, तब ये सब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स, तो मैल्कम एक्स एक लीडर थे, अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट इन्होंने किया था, तो बहुत बड़े लीडर थे, स्लेवरी के अगेंस्ट इन्होंने काम किया था, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी 1967 में आती है, 64 में आती है, सॉरी। मेनी स्पिरिचुअल हिस्ट्रीज ऑफ द सेल्फ हाउएवर लाइक जॉन बनियान, ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी स्पिरिचुअल हिस्ट्री रही है, उसमें से एक है जॉन बनियान की ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर 1666। जॉन बनियान जेल में थे और उन्होंने जेल में ही ये लिखा था, ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स 1666। नेट वालों, नेट यूजीसी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, नेट में पूछा जाता है। फॉलोड ऑगस्टीन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस सेल्फ रिवोल्यूशन, तो ये ऑगस्टीन जो कि हमने पढ़ा था कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टीन, तो वही ऑगस्टीन के एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए इन्होंने रिलीजियस सेल्फ रिवोल्यूशन को सेंटर में रखा, यानी कि एक तरह से गॉड से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड इनका अपना रिवोल्यूशन था, ऑन अ क्राइसिस एंड अ कन्वर्जन, कि कैसे क्या क्राइसिस होती है और उसका सोल्यूशन कैसे कन्वर्जन है, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट ऑफशूट ऑफ दिस टाइप आर सेक्युलर ऑटोबायोग्राफीज, इसी का रिलीजियस या स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफीज का एक टाइप होता है सेक्युलर ऑटोबायोग्राफीज, हम ऊपर से पढ़ ही रहे हैं। दैट रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है अ स्पिरिचुअल क्राइसिस, एक स्पिरिचुअल क्राइसिस को, विच इज रिजॉल्व बाय द ऑथर्स डिस्कवरी ऑफ हिज आइडेंटिटी एंड वोकेशन, नॉट एज क्रिश्चियन बट एज पोएट ऑफ आर्टिस्ट। देखिए, एक क्राइसिस होती है, यानी कि प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम जिसको रिलीजियस एंगल से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, कि कैसे वो कन्वर्ट हुआ क्रिश्चियन में, भगवान को अपना लिया और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, रिलीजियस ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। एक होती है कि कोई प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल क्राइसिस है, लेकिन वो रिजॉल्व कैसे होता है, ऑथर के डिस्कवरी ऑफ हिज आइडेंटिटी, कि वो कौन है, वो क्या करना चाहता है, वो अपने बारे में डिस्कवर करता है, एंड वोकेशन, एंड नॉट एज क्रिश्चियन, एक क्रिश्चियन के तौर पे नहीं, बट एक पोएट के तौर पे, एक आर्टिस्ट के तौर पे, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। एग्जाम्पल्स आर वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफी इन वर्स। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, एक छोटी सी लाइन है ना, कि प्रिल्यूड क्या है, पूछेगा कि प्रिल्यूड क्या है, जॉनरा क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, और जो एम.एच. एब्रम्स में है, हम इसको इंग्लिश लिटरेचर में इसको सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफी इन वर्स, ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी इन वर्स, पोएम, वर्स मतलब पोइट्री, तो पोइट्री फॉर्म में ऑटोबायोग्राफी प्रिल्यूड को कह रहा है, ठीक है, जो कि क्या है, ये सेक्युलर काइंड ऑफ पोइट्री है। कंप्लीटेड 1805, पब्लिश्ड इन रिवाइज फ्रॉम 1850, ये सब हम लोगों को पता है वर्ड्सवर्थ के बारे में। और द पार्टली, या तो आंशिक रूप से, द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स, किसके ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स, ऑफ प्रोज फिक्शन सच एज मार्सेल प्राउस्ट, अला रीचर्स डू टेम्स परडू, सब जर्मन नाम है, 1913 टू 1927। जेम्स जॉयस का इंपॉर्टेंट है, पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1915, ठीक है। अब नीचे आप लोग बस वर्क मार्क कर लीजिए, वर्क्स इंपॉर्टेंट है, यही एक इंपॉर्टेंट है, जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1915। आप लोग बताएंगे, एक टर्म आता है कुंसले रोमन, कुंसले रोमन करके ऐसे आता है। कुंसले रोमन मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ अ राइटर एज अ आर्टिस्ट, कि जब एक राइटर का डेवलपमेंट होता है, लास्ट में वो आर्टिस्ट बन जाता है, जैसे कि आपका है डेविड कॉपरफील्ड, वो कुंसले रोमन का एग्जाम्पल है। वैसे ही ये भी है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, लास्ट में जो इसका प्रोटैगनिस्ट होता है वो आर्टिस्ट बन जाता है। तो जब लास्ट में कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाता है, पोइट के तौर पे, राइटर के तौर पे वो फेमस हो जाए, उसकी कोई बुक पब्लिश हो जाए, तो उस जॉनरा को कहते हैं कुंसले रोमन, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। एंड रैल्फ एलिशंस इनविजिबल मैन 1965, एक ये भी वर्क है, ये भी क्या है, सेक्युलर ऑटोबायोग्राफी है, रैल्फ एलिशंस इनविजिबल मैन 1965। यहाँ तक रखेंगे, नीचे कुछ नहीं है, यहाँ से तो रेफरेंसेज आ गए हैं, तो इतने वर्क्स को आप याद रखेंगे। इधर वर्क्स को आप ध्यान में रखेंगे कि किसके किसके वर्क्स हैं, कि रैल्फ एलिसन्स का इनविजुअल मैन हो गया, जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन हो गया,
और ऊपर में जितना हेजियोग्राफीज, बायोग्राफीज है ना, ये सब है जितना, और ऑटोबायोग्राफी, ड्राइडन का कमेंट, वर्ड्सवर्थ की जो प्रील्यूड है उसको ऑटोबायोग्राफी इन वर्स बोलेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। डायरी, जर्नल, जनरल, ये कैसे, मेमोयर क्या होता है, जो कि ऑथर के लाइफ में जो जितने लोगों से या जिन घटनाओं का अगर वो जिक्र करे, स्पेसिफिक लोग, स्पेसिफिक घटनाएं जिनसे वो मिला हो, जिनको देखा हो, उसको मेमोयर बोलेंगे। ऑटोबायोग्राफी उसके फुल डेवलप्ड सेल्फ की बात हो जाएगी। ऑटोबायोग्राफी उसी इंसान स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। डायरी, जर्नल डे टू डे रिकॉर्ड होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो मतलब आना ही आना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन मैं एक वीडियो ऐसा लेके आऊँ जिसमें 3-4, ये तो बड़ा था, छोटे छोटे अगर हमें टर्म्स मिलेंगे तो हम 5-6 टर्म्स भी कर लेंगे, तो वो हम पढ़ते जाएं। बुक लेके बैठेंगे आप लोग, बिना बुक की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है, स्पेशली एम.एच. एब्रम्स की। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल लिटरेरी एकेडमिया।